नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी, सीएम योगी का निर्देश। आईटी और स्टार्टअप संस्कृति को करें मजबूत। यूपी में हार्ट अटैक मरीजों को निःशुल्क लगेगा 44,000 का इंजेक्शन। मेडिकल कॉलेजों जिला अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। अयोध्या में 3 दिन रहेंगे संघ प्रमुख। ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को होगी सुनवाई। कई बार सुप्रीम कोर्ट में टल चुका है मामला। संभल हिंसा के आरोपी मोहम्मद अली की जमानत मंजूर। मामले में 37 आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है। यूपी में समय से पहले शीतलहर, 7.6 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज IIFT 2025 पहुंचेंगे और यहां पर युवा उद्यमियों का उत्साह बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें, इस कार्यक्रम के जरिए वैश्विक पहचान मिलेगी। ODOP उत्पाद बढ़ा रहे हैं प्रदेश के प्रतिष्ठा, युवाओं को मिल रहा रोजगार का अवसर और इसी के साथ वैश्विक पहचान। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महिला उद्यमियों को भी मिलेगा ऊंची उड़ान का मौका इस कार्यक्रम के जरिए। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम दूरदर्शी नेतृत्व से युवा उद्यमियों को पंख मिले। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम दूरदर्शी नेतृत्व से युवा उद्यमियों को पंख मिले, युवाओं को रोजगार मिल रहा। और आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम दूरदर्शी नेतृत्व से युवा उद्यमियों को पंख मिले। सीएम योगी आज IIFT 2025 के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम दूरदर्शी नेतृत्व से युवा उद्यमियों को पंख मिले। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां राज्यसभा सांसद आप नेता संजय सिंह रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 और यात्रा के तहत जिले के मुदेश पहुंचे थे। और इसी के साथ आपको बता दें, अयोध्या से सुल्तानपुर के कुरेभार पहुंची ये यात्रा। कुरेभार चौराहा पर लोगों को संबोधित करते हुए यूपी की बेरोजगारी की समस्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने दावा किया कि युवाओं को इससे उबारने का जो उद्देश्य है वो इस यात्रा का है। कहा कि रोजगार, सामाजिक न्याय, बेहतर स्कूल, अस्पताल, मुफ्त बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सभी का हक बनता है, इसलिए सभी को एकजुट होकर इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे युवाओं को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। बाद में मीडिया से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुआ, जहां कृष्णा माइनिंग वर्कर्स के बिल्ली मारकुंडी खदान में अचानक पहाड़ दरक गया और मलबे में कई मजदूर दब गए। अब तक एक मजदूर की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। खनन क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर दरकने से ये घटना हुई, जिससे आसपास काम कर रहे जो मजदूर हैं वो इसमें दब गए और घटना के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और राहत बचाव काम शुरू कर दिया गया। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 27,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। ये घटना करीब 4 साल पहले थाना टिकट नगर क्षेत्र में हुई थी, जहां सिकरी मजरे जीवल निवासी गुलजार पुत्र रहमत अली पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना टिकट नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान क्षेत्राधिकारी रघुवीर सिंह ने साक्ष्य संकलन का काम किया और मजबूती से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट लव त्रिपाठी की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते खबरों में। रायबरेली शहर में रामकृपाल चौराहे से मधुबन तक 40 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क का निर्माण काम विवादों के घेरे में आ गया है। स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका द्वारा करवाए जा रहे इस महत्वपूर्ण निर्माण में घटिया गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। लगभग 10 से 12 साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि सड़क बनाने में मानक के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये सड़क जल्द ही टूटने की आशंका है। स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के सामने ही निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने इस संबंध में बात की तो उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा लगाई गई घटिया सड़क निर्माण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बन रही क्या? जी रोड गुणवत्ता सही नहीं, इसकी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। क्या चाहते हैं?
अच्छी रोड बने, बढ़िया रोड बने कि चले। बहुत दिनों से खराब रोड थी, अब बने तो अच्छी रोड बने, ज़्यादा दिन तक चले। मैं शत्रुघ्न सोनकर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायबरेली। देखिए, ये रोड जो है हार्ड मिक्स प्लांट से बनाई जा रही है। अभी इस पे जो है पहला कोट किया गया है, इस पे 3 लेयर में जो है डामर की गिट्टी डाली जाएगी, हार्ड मिक्स प्लांट से बनाई जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि ये रोड 10 साल से पहले हिलेगी नहीं, जिस तरह से बनाई जा रही है, जिस तरह से हम लोगों ने टेंडर कराया है। ये है मधुबन मार्केट रोड, मलिक मऊ रोड। कौन बनवा रहा है ये मैं नहीं जानता, नगर पालिका से बन रही है। इसमें दिक्कत हमको जो देखने को मिला कि नीचे मिट्टी साफ नहीं हो रही है और गंदगी है, उसी के ऊपर ही बन रही है। और ये भगवान जाने कितने दिन चलेगी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि रोड अच्छी से अच्छी बने और नीचे सफाई हो, उसकी खुदाई हो, जो पुरानी वाली गिट्टी गंदगी है उसको साफ करके उसके ऊपर मिट्टी साफ हो, तब उसके बाद इसको बनाई जाए अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने घाटमपुर उपजिलाधिकारी को तहसील परिसर में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लेखपालों ने पदोन्नति, वेतनमान, रिक्त पदों की पूर्ति समेत कई लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। संघ ने बताया कि तहसीलों में भारी कार्यभार, तकनीकी संसाधनों की कमी और मृतक आश्रित नियुक्तियों में देरी से कर्मचारियों में व्यापक रोष है। लेखपाल संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि मांगों का समय पर समाधान न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। ये प्रदेश स्तरीय जो है एक कार्यक्रम है। हमारी लंबित मांगे हैं, कुछ 8 मांगे हैं लंबित मांगे, जो हमारी नियंत्रणकारी जो संस्था है राजस्व परिषद, उस राजस्व परिषद के जरिए उन्होंने संतुष्टि कर दी है, सहमति जता के कि इसको भेज दिया है। शासन प्रशासन के स्तर पर लंबित है। उन्हीं मांगों को लेकर के हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा एक कार्यक्रम मतलब जो है धरने के लिए 1 दिन का सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है, जो 10 से लेकर के 2 बजे तक तहसील दिवस मिलेगा। इसके बाद हम लोग ज्ञापन जो है एसडीएम साहब को जो है चाहिए। हमारी एक तो है वेतन विसंगति वाली, यानी कि 1 दिसंबर 1994 से जो पहले के जो लेखपाल हैं उनको वही पहले के जो लेखपाल हैं तो ज्वाइन करते थे तो उनको जो है 10 साल में उनको लगता था 2800 ग्रेड पे। कानपुर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पराजय को स्वीकार करने की शक्ति दल में होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हार का ठीकरा हमेशा कार्यकर्ताओं पर फोड़ देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में 3 खिलाड़ी हैं, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी। ये खिलाड़ी हारने का क्रम बना रहे हैं, लगातार आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। साल 2027 में बिहार से बड़ी विजय होगी, बंगाल हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। राहुल गांधी ऐसे प्रतापी पुरुष हैं जिनके साथ जाएंगे वहां स्वाहा हो जाएंगे। SIR मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सूची कांग्रेस और पूर्व सरकारों के समय की बनी हुई है, विस्फोट करने वाले कठोर दंड के पात्र बनेंगे। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह था और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शासन सत्ता के अंतर्गत भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 150वां पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद में इसलिए नाते देना चाहता हूं कि उन्होंने उस वर्ग को जिसे हम जनजाति और आदिवासी कहते हैं के उत्थान के लिए उन्होंने बजट में तमाम कार्यक्रमों का, तमाम नई योजनाओं का संचालन किया। उनके बच्चों के पठन पाठन, उनको व्यवसाय से जोड़ने की प्रक्रिया और तमाम प्रकार के बैंक से
ब्याज मुक्त ऋणों की भी व्यवस्था करी। आज जनजाति या जो कहें आदिवासी क्षेत्र से देश की प्रथम जो महिला हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी आदिवासी उन क्षेत्रों से आती है जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को खोया है नक्सलवाद में, माओवाद में, और आज वो देश की राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। शायद प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ जो दीनदयाल उपाध्याय जी का वाक्य था, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, तो सबका साथ और सबका जो विश्वास है वो आज प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसे वर्ग थे, जनजाति, आदिवासी, अनुसूचित, उनको वास्तविक परिप्रेक्ष्य में एक करने का काम किया है। और वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा बड़े पैमाने पर ऐसे गरीब बच्चों को अपने छात्रावासों में रखकर पूरे देश में, और उनका पठन पाठन का, उनकी बच्चियों के विवाह का, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार और संगठन, खासतौर से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस सेवा समूह को, जिसे हम वनवासी कल्याण आश्रम के नाम देते हैं संगठन को, उन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए, और या यूँ कहें कि आदिवासियों के शोषण के खिलाफ और आदिवासियों के कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था। मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बिहार में प्रचंड बहुमत हुई है। अब बंगाल में भी बहुमत आएगा, बंगाल में जीत होगी। एक विस्फोट हुआ था बिहार को लेकर, जो भी विस्फोट करने वाले लोग होंगे दंड के पात्र, कठोर दंड के पात्र बनेंगे। क्या लगता है पाकिस्तान का ही हाथ? अब जिसका भी हाथ होगा, हाथ कटना निश्चित है। राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उज्जवल भविष्य, उनका पारिवारिक सुख उनको प्राप्त हो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इंडिया गठबंधन को क्या नई रणनीति लानी चाहिए? जब वो रण के लायक ही नहीं रहे तो नीति क्या बनाएंगे? बिहार की जनता से क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद बिहार, आभार आपका। अगला लक्ष्य बंगाल है, तो बंगाल के तमिलनाडु है। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब जो है ना, बंगाल और उसके बाद तमिलनाडु बीजेपी का अगला लक्ष्य होगा। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को राज्य के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राज्य के विकास योजनाओं को गति देने और नीतिगत सुधारों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एसटीसी को राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बनाने की दिशा में ये कदम बहुत अहम माना जा रहा है। नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है। राज्य योजना विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। मनोज कुमार सिंह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जो 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर से हैं। झारखंड के रांची के मूल निवासी सिंह को योगी सरकार में ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अलीगढ़ और ललितपुर जैसे जिलों में जिलाधिकारी के रूप में भी सेवा दी है।
रुक करते हैं अगली खबर का। गाजीपुर के मनिहारी शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रंजीतपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कक्षा में पढ़ाई के दौरान एक अध्यापक आराम से सोते हुए दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जहां बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है, वहीं कक्षा के समय ऐसी लापरवाही असहनीय है। वायरल वीडियो न सिर्फ विद्यालय प्रशासन बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, मैं उसकी जांच करके जो विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, हालांकि वो टीचर से बात करने पर टीचर दूसरी लैंग्वेज से दूसरी भाषा बात कर रहे हैं, थोड़ी बना रहे हैं, बात का भी उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। नहीं, इस तरह की बात जो भी होगी उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर औरैया से है, जहां तहसील अजीतमल में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक मौजूद रहे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया जाए, ताकि बार बार आने वाली शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी मामलों में स्थलीय जांच कर फोटो वीडियो साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। यहाँ 113 शिकायतें प्राप्त हुई। ज़्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग से थी, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित थी और कुछ विद्युत विभाग, अन्य विभागों, समाज कल्याण से थी। और 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। 6 शिकायतों के लिए समयबद्ध रूप से गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए कहा गया है। पिछली बार जितनी शिकायतें निस्तारित हुई थी उनसे फिर से कॉल करके सभी अधिकारियों द्वारा पूछा गया कि वो संतुष्ट है कि नहीं। जितने लोग असंतुष्ट थे और जेन्युइन रीजन था कि वास्तव में उनकी शिकायतों का निस्तारण सही नहीं हुआ है, उनको पुनः 7 दिन के भीतर कहा गया है कि वो निस्तारित करके भेजेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।